जब भी किसी रिएक्शन में 2 या 3 रिएक्टेंट दिए होते हैं, दोनों का या तीनों का अमाउंट दिया होता है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इन द रिएक्शन वी फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट, कि उस रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, उसका अमाउंट निकालेंगे पहले। उसको हम रिएक्शन में पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसकी हेल्प से निकालते हैं अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये हमारा की कंसेप्ट होता है रिएक्शंस के अंदर, रिएक्शंस ऑफ लिमिटिंग और कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। आप क्वेश्चन एक चैप्टर पढ़ते हैं, आगे आएगा इन आयनिक इक्विलिब्रियम, एक क्वेश्चन देता है कि हमने 2 एसिड बेस को मिक्स कर दिया, मतलब एक एसिड था एक बेस था, दोनों को मिक्स किया। फिर क्वेश्चन पूछना है सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है या न्यूट्रल होगा। तो अगेन डिपेंड करता है कि इसमें एसिड बेस में से कौन सा सब्सटेंस होगा लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब जिसका अमाउंट कम होगा खत्म हो जाएगा पूरा। तो जिसका अमाउंट ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं सोल्यूशन का नेचर। अगर एसिड का ज्यादा अमाउंट होता है तो सोल्यूशन एसिडिक होता है, अगर बेस का अमाउंट ज्यादा है सोल्यूशन बेसिक होता है, और अगर दोनों बराबर होंगे तो सोल्यूशन कैन बी न्यूट्रल। ये हम आगे जब पढ़ाएंगे चैप्टर में, कंसेप्ट में आगे आएगा एसिड बेस में, तब ये डिस्कस और करेंगे, टाइट्रेशन वाला पार्ट में आएगा ये टॉपिक। अभी हम आगे चलते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं बिफोर आई टेक द कंसंट्रेशन टर्म्स। एक टॉपिक और आता है, काफी स्मॉल टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ हीट बेस्ड क्वेश्चंस। जो हमारा डीपीपी नंबर 2 आपको भेजूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसमें कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग एजेंट भी दिया है, प्लस आपको दे रखा है उसमें हीटिंग बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, आपने कोई डाउट पूछना है पूछ लीजिए। टुडे वी वर सपोज्ड टू डिस्कस ना असाइनमेंट डाउट, जो डीपीपी नंबर 1 था उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे थे। टुडे आई सेंट पीडीएफ, आई थिंक पीडीएफ वाज क्लियरली विजिबल। जो आज का असाइनमेंट आई थिंक आई सेंट अगेन इन पीडीएफ फॉर्मेट, वो क्लियर था, पढ़ने में आ रहा था नहीं आ रहा था उससे? से समथिंग यार, अरे कुछ, हाँ जी, क्या असाइनमेंट किया नहीं था सर? अभी तक नहीं पढ़ा। अच्छा पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है मेरा। अच्छा, क्वेश्चन 2 में डाउट है, ओके। चलिए, मैं जो कर लिए हैं तो मैं बोल दे रहा हूँ। ये पीडीएफ फॉर्मेट है, इसमें एकदम आपको साफ दिखेगा, पूरा क्लियर दिखेगा। अगर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन खोल के सेट इसको, और आराम से खुलेगा। इसमें कुछ आपका कंप्यूटर मोबाइल में कुछ सॉफ्टवेयर की दरकार नहीं पड़ती है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ग्राम एटम्स ऑफ आयरन। देखो यहाँ पे कम लिखा है ग्राम एटम्स, ये हमारा डीपीपी नंबर 1 था, मोल कंसेप्ट का, एमसी फॉर मोल कंसेप्ट 1। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ये था क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ग्राम एटम्स ऑफ आयरन। तो यहाँ पे टर्म लिखा है ग्राम एटम्स, अब 2 का चला गया। और 2 ग्राम एटम का मीनिंग क्या होता है? 2 मोल्स ऑफ एटम्स। फॉर एलिमेंट्स 1 ग्राम एटम इंडिकेट 1 मोल ऑफ एटम्स। फॉर एलिमेंट 1 ग्राम एटम इंडिकेट 1 मोल ऑफ एटम्स। तो 2 ग्राम एटम इज 2 मोल ऑफ एटम्स। तो अगर हम देखते हैं आयरन में, आयरन में दे रखा है एटॉमिक नंबर 26। सर वो ग्राम एटम्स थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था, समझ में आया? ध्यान रखिएगा कि फॉर एलिमेंट्स, मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि फॉर एलिमेंट्स 1 ग्राम एटम इज सेम एज 1 मोल ऑफ एटम्स। फॉर कंपाउंड्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल means 1 mole of molecules. For compounds 1 gram molecule means 1 mole of molecules. If sometimes write ions, so for ions can write also here if 1 gram ions can indicate 1 mole of ions. मतलब 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल के से नंबर होता है बेसिकली ये। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है आयरन में दिया है एटॉमिक नंबर 26 दिया है, तो इसका मीनिंग क्या है? 1 एटम ऑफ आयरन हैव 26 इलेक्ट्रॉन्स, देन 2 एटम आयरन हैव 52 इलेक्ट्रॉन्स, देन 2 मोल ऑफ आयरन हैव 52 into Avogadro's number, 52 Na number of electrons. I hope it is clear. यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 9 पहले वाले ऑप्शन में
कौन सा कितना ग्राम है मेंशन नहीं किया, बस Hg लिख दिया। एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। फोटो भेजना मुश्किल रहता है मिल ली इसमें। इसका फोटो क्या भेजा असाइनमेंट डाउट्स का। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे क्या करना है? इसमें थोड़ा सर मेंशन नहीं हुआ कितना ग्राम है, वो मिस टाइपिंग हो गया पहले वाला ऑप्शन। पहले वाले जो सेट क्वेश्चन देता उसमें मतलब पहले वाले ऑप्शन में Hg लिखा है, मतलब जितना ग्राम नहीं लिखा, बस H लिख दिया उसमें। ओहो हाँ, ये क्वेश्चन पे टाइपिंग कर रहे एक्चुअली। ये 4 ग्राम एक्चुअली CO2 है, 4 ग्राम CO2, Hg CO2 नहीं है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ये। इट इज यू कैन मेक करेक्शन, इट इज 4 ग्राम H2 और 4 ग्राम CO2, ऑप्शन ए। सर और 21 क्वेश्चन, सो इसमें 9411 आना चाहिए। एक मिनट, 21 दिया इंसुलिन कंटेन, इसका ऑप्शन सी आंसर आएगा ना 941 के आसपास। थर्ड सर ऑप्शन 9411 आ रहा है, 9411। 941 नहीं आ रहा है सर 2 to 1 आ रहा है, 9411 आ रहा है। नहीं 941 ठीक है उसका। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। ये क्वेश्चन या इसका जैसा क्वेश्चन जब मिलता है तो हमें देखना होता है कि जो मास आता है कंपाउंड का 1 मोल का, वो होता है करस्पॉन्डिंग टू 1 21 क्वेश्चन में क्या करना है? जैसे क्वेश्चन में इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर बाय मास, मतलब क्या बोलेंगे? इफ सल्फर इज 3.4 ग्राम, देन व्हाट इज वेट ऑफ इंसुलिन? is 100 ग्राम। if sulfur is 3.4 gram, then weight of insulin is 100 gram. then if sulfur is 32 gram, मतलब 1 मोल ले लेते हैं, then what is weight of insulin? 100 by 3.4 into 32। इसी मास को निकालते हैं, this coming 941, this mass will be the molar mass of insulin। मतलब एप्रोक्सीमेशन करके लेना है। हाँ जी सर एप्रोक्सीमेशन करके लेना है। निकालो ना कैलकुलेशन से। आप कितना यार सर कैलकुलेशन से 9411 आ रहा है, उसमें 941.1। मैं आपके सामने कैलकुलेशन करता हूँ। 100 into 32 divided by 3.4, it is 941.1 आ रहा है, if you can see the mobile। यस सर। तो 941.1 में और 941 में क्या डिफरेंस है भाई? यस सर। इट इज द सेम ना। 941.1 या 1941 एक ही बात है, इसमें क्या डिफरेंस है? ऑप्शन कभी भी होता है इसमें, तो आपको ऑप्शन देखना है, जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होता है उसको टिक मारेंगे आप। डिफरेंस इज नॉट वेरी लार्ज। 0.1 का डिफरेंस को डिफरेंस नहीं मानते हम इसको है। तो एक्चुअली होता क्या है ऐसे क्वेश्चन में, जब भी कंपाउंड का निकालना होता है मॉलिक्यूलर मास इज रिक्वायर्ड whenever the compounds we require the minimum molecular weight, तो आपको ये वाली कंसेप्ट यूज करनी पड़ती है क्वेश्चंस में कि फॉर मतलब इस क्वेश्चन में या ऐसे जैसे किसी और क्वेश्चन में, फॉर मिनिमम molecular weight the compound should have at least one atom whose percentage is mentioned in the question is given at least with and then the mass of compound corresponding to
mass of 1 mole of atoms of elements whose percentage is given is taken as मोलर मास। ये सिंपल तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन जब मिलता है तो आपको ये कंसेप्ट यूज करनी है। कुछ और क्वेश्चन पूछना आपको है? और कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? सर वो मिनिमम मोलर वेट दिखाना आपने। मिनिमम मोलर वेट, हाँ फिर वो मिनिमम मोलर वेट है। हाँ हाँ ओके, थैंक यू सर। मतलब ऐसा क्वेश्चन जब मिलता है मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं कि जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया है उसके अकॉर्डिंग मास निकाला, फिर एक मोल के अकॉर्डिंग कितना मास निकलता है, इसी को बोलते हैं कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो इस क्वेश्चन में या ऐसे क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द कंपाउंड्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। आगे चलें। बाकी बच्चों ने क्वेश्चन क्यों नहीं किए भाई? ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो ना यार। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं उनका चलो चलेगा कि यू कैन गेट सम टाइम मोर, बट जो बच्चे क्लास कर रहे थे लास्ट क्लास में की थी उन्होंने पूरा वीक में, तो मस्ट डू दिस क्वेश्चंस। देखो सिंपल चीज है, चैप्टर को डेवलप करना है, केमिस्ट्री डेवलप करना है तो मोल कंसेप्ट कंपलसरी है। इसके बिना केमिस्ट्री मूव नहीं होती है। बेसिक आइडिया ऑफ मोल कंसेप्ट आपको हर चैप्टर में यूज करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ ही आता है। मोल तो आ ही आता है, हर चैप्टर में आ जाता है। चलिए मैं आपको अब नया टॉपिक शुरू करता हूँ क्लास में। नया टॉपिक वही जो हमने पहले तो मोल्स निकालना सीखा था, फिर वी हैव डन द क्वेश्चंस ऑन कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड्स, परसेंटेज, कंपोजिशन, लॉस हमने पढ़ लिए, एंड टुडे मॉर्निंग वी डिस्कस कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन इफेक्ट ऑफ हीट, बेस क्वेश्चंस, कि जब कंपाउंड को हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होता है, कुछ रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस में कितना वेट लॉस होता है उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है, या कितना वेट बचता है रेजिड्यू का उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। या हमें जब क्वेश्चन मिलता है तो उससे पूछते हैं कि जो अगर मिक्सचर दिया है दो कंपाउंड का तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। तो जो हमारा डीपीपी नंबर 2 है इसी के ऊपर बेस है, ऑन कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग एजेंट हीटिंग बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप हेडिंग डालेंगे, आपको मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिखा रहा हूं जो आपको हर एक जगह पे नहीं मिलती है, इसलिए आपके लिए बेटर है कि आप इनको लिख लीजिए रिएक्शंस को, और जैसा क्वेश्चन पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग इनको आप यूज करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी गिवन एज ए पार्ट ऑफ इनोनिक रिएक्शन। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर है ऑन हीटिंग दिस व्हिच कंपाउंड कैन इवॉल्व CO2 गैस एज ए पार्ट ऑफ इनोनिक क्वेश्चन, व्हिच कंपाउंड कैन इवॉल्व O2 गैस, व्हिच कैन इवॉल्व NO2 गैस, व्हिच कैन इवॉल्व N2 गैस। दिस काइंड ऑफ इनोनिक क्वेश्चन कैन बी गिवन। फिर जब गैस निकलती है तो उसका वॉल्यूम कितना आता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, दैट बिकम क्वेश्चन ऑफ मोल कंसेप्ट और बेसिक कंसेप्ट्स जो आपका आते हैं कैलकुलेशंस में। तो आप हेडिंग डाल लेंगे इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सम कॉमन कंपाउंड्स। इफेक्ट ऑफ हीट, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ हीट के ऊपर। पहला हम देखेंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ हीट में ऑन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स, इन कार्बोनेट्स फर्स्ट टेक ग्रुप 1 कार्बोनेट। ग्रुप 1 का मीनिंग क्या होता है, अल्कली मेटल्स कार्बोनेट।
ग्रुप वन में क्या आते हैं, ग्रुप वन के जो एलिमेंट का नाम होता है एल्कली मेटल्स। इनका देखते हैं कार्बोनेट्स कौन से आते हैं कार्बोनेट्स में, लिथियम कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्शन आएगा तो ही क्वेश्चन आप कर पाओगे, बिना रिएक्शन के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट सेम पैटर्न की रिएक्शंस हैं। आई एम ट्राइंग टू राइट सेपरेट सेम प्लेस सो दैट यू कैन आल्सो रिमेंबर इजीली। ये सब ग्रुप वन कार्बोनेट होते हैं। एक और है फ्रांसियम, बट फ्रांसियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसे यहाँ पे कंसिडर नहीं किया हमने। कैन यू टेल द इफेक्ट ऑफ हीट की क्या प्रोडक्ट बनेगा पहले केसेस में हीट करने पर? विल यू लाइक टू हेल्प समथिंग इन कंट्रीब्यूटिंग और टेल द प्रोडक्ट? क्या आएगा पहले केस में, कोई बच्चा बताएगा? एनीबडी कैन टेल। इसमें कोई पेनल्टी नहीं है, अगर आप सही बताएंगे तो बल्ले बल्ले, और गलत हो जाएगा तो सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ वेदांत, क्या आएगा पहले केस में प्रोडक्ट हीट करने पर? हीटिंग Li2CO3। त्रिशित, आइनेस? प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यस, फर्स्ट में Li2O प्लस CO2 गैस, वेरी गुड। सेकेंड केस में यहाँ पे नो रिएक्शन। यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ग्रुप वन में केवल पहला कंपाउंड डिकम्पोज होता है लिथियम कार्बोनेट, जो रिमेनिंग कार्बोनेट होते हैं ग्रुप वन के दे आर थर्मली स्टेबल। इसका रीजन आपको डिटेल में मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग में, बट फिलहाल टाइमिंग ध्यान रखिएगा कि दीज कंपाउंड्स आर मोर आयनिक इन नेचर। मोर आयनिक का मीनिंग क्या होता है, थर्मली स्टेबल होते हैं। मोर आयनिक का मीनिंग क्या है, थर्मली स्टेबल होंगे, तो ऑन हीटिंग दीज कंपाउंड डू नॉट डिकम्पोज, तो इसको डिकम्पोज नहीं करना हीट करने पर। केवल फर्स्ट कंपाउंड डिकम्पोज हुआ ग्रुप वन में। नेक्स्ट वी टेक बाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट्स। बाइवेलेंट का मीनिंग क्या होता है, मेटल का वैलेंसी +2 होता है। बाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट्स, बाइवेलेंट मींस मेटल का +2 वैलेंसी होता है। बाइवेलेंट, बाइ मींस 2, वैलेंसी। तो यहां पे क्या है, सच कार्बोनेट ऑल डिकम्पोज, दे ऑल डिकम्पोज। बहुत सिंपल आपका तरीका हो गया याद करने के लिए भी। ग्रुप 2 का अगर ग्रुप वैलेंसी +2 वाले सब डिकम्पोज होते हैं। वन में केवल ग्रुप वन में केवल एक डिकम्पोज है, लिथियम कार्बोनेट, रिमेनिंग थर्मली स्टेबल। यहां पे एग्जांपल देखो, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम स्ट्रोंसियम लिखा नहीं है, कुछ मिस कर रहा हूं, बट पैटर्न सेम है तो सेम टाइप का रिएक्शन होगा। जिंक कार्बोनेट, PbCO3, कॉपर कार्बोनेट, such compound decompose similarly on heat. क्या देगा, बेरिलियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सेम टाइप का रिएक्शन है। देखिए ऑक्साइड प्लस CO2, किसमें सर M2+ सर जो बाइवेलेंट के। हाँ, मतलब इसका मीनिंग है, बाइवेलेंट का मतलब क्या होता है, बाइवेलेंट का मतलब होता है बैलेंसी +2 होता है मेटल का, दैट इज कॉल्ड बाइवेलेंट। बाय से 2, बैलेंसी वैलेंट। अरे मीनिंग है यार, मीनिंग है बाइवेलेंट का। सब में क्या है वैलेंसी मेटल का, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, बेरियम +2, Zn+2, Pb+2, Cu+2। फॉर्मूला सेम टाइप के कंपाउंड का है, रिएक्शन भी सेम टाइप की होती है।
लिखा पूरा? अरे बच्चे लोग लिख दिया? यस सर। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि ऑन हीटिंग विच कंपाउंड कैन गिव CO2 गैस, विच कैन गिव अदर गैसेस। आपको और भी रिएक्शन चल रही है। यहाँ पे दो रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे सेपरेटली भी। दो कंपाउंड होते हैं, एक होता है आपका सिल्वर कार्बोनेट और एक है मरकरी कार्बोनेट। इनका रिएक्शन डिफरेंटली होता है। हीटिंग ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, ये आपको देखा सिल्वर मेटल, एरो आपका मतलब गैस। एक होता है मरकरी कार्बोनेट, डिकम्पोज सिमिलरली, ये मरकरी मेटल प्लस CO2 गैस प्लस O2 गैस। इसका रीजन क्या होता है? जो इस केस में दो मेटल्स हैं सिल्वर एंड मरकरी, ये क्या होते हैं? दे आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। रीजन सिल्वर एंड मरकरी क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव मेटल्स, मींस they can occur in free state. So when silver and mercury are less reactive metals, they can remain or occur in free state. For that reason when they can remain in free state, so on heating their compound carbonates, they give free metals on H residue. ये क्वेश्चन स्पेशली एग्जाम में रिपीट होता रहता है आपका जेई मेन में और नीट में, स्पेशली Ag2CO3। जेई में क्वेश्चन आज का ये वाला है कि ऑन हीटिंग, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया, हीट कर दिया, प्रोडक्ट लिख दिया Ag2O प्लस CO2, गया आंसर। अगर आपने लिखा प्रोडक्ट Ag2O लाइक द प्रीवियस केसेस एंड CO2, आंसर तो गया, आएगा नहीं कभी भी ठीक से, क्योंकि रिएक्शन वहां पे रॉन्ग रहती है। मोल कंसेप्ट में या बेसिक जो चैप्टर है इसमें कि एनसीईआरटी में रिएक्शन सब इकट्ठी नहीं दी हुई है, बट क्वेश्चन जब पूछते हैं तो वहां पे सभी रिएक्शन क्वेश्चन आते हैं रिएक्शंस पे हैं। तो इसलिए ध्यान से थोड़ा पैटर्न आपको दे रहा हूँ, एक पैटर्न के कंपाउंड है, उनका रिएक्शन सेम टाइप की हो रही है। इससे आपको याद करना काफी इजी रह जाएगा, और क्वेश्चन जब करोगे तो अपना याद रखनी रिएक्शंस। लिख दिया? अरे बच्चे लोग लिख दिया? यस सर। आगे हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बाइकार्बोनेट्स। थोड़ा सा फोकस कर देता हूं आपको मैं। अच्छा, जो डिस्कस अगला है बाइकार्बोनेट्स। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है, काम की इंफॉर्मेशन आपकी लिख लेंगे इसको। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन क्या है? ओनली अल्कली मेटल्स दैट इज ग्रुप 1 मेटल्स कैन फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट्स except lithium bicarbonate, which is not found in solid state. And all bicarbonates decompose on heat similarly. सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट है या कॉमन आता है कंपाउंड, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या देगा हीट करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट? इट गिव सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। यहां पर CO2 गैस होगा, वाटर वेपर होंगे, ये लॉस हो गए हीट करने पर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर क्वेश्चंस पर्पज, हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या देता है हीट करने पर? सोडियम कार्बोनेट एज रेजिड्यू, CO2 गैस
एरो अप का मतलब है गैस, वाटर वेपर होंगे, गैस फेस में जाएगा। पोटेशियम लिख रहा हूँ, सेम टाइप का रिएक्शन है, बट ये सबसे कॉमन मिलता है। इफ यू राइट फॉर पोटेशियम बाय रिएक्शन ऑफ HCO3, वहां भी सेम टाइप का रिएक्शन आता है, K2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। लिख दिया? नहीं सर। तो ये इंफॉर्मेशन भी है, एक्चुअली ये सब इंफॉर्मेशन काफी काम की इंफॉर्मेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हिच कैन हैव सॉलिड बाइकार्बोनेट्स, तो केवल ग्रुप 1 मेटल में केवल इकलौते मेटल्स हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। कौन से वाले? ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स कैन फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट्स। इसमें भी आपका आता है एक्सेप्शन लिथियम बाइकार्बोनेट का, व्हिच इज नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट। और क्या है? ऑल दीज बाइकार्बोनेट डिकम्पोज सिमिलरली ऑन हीट। क्या बनाएंगे? कार्बोनेट प्लस CO2 गैस बाहर जाएगा, वाटर वेपर बाहर जाते हैं। इतना पॉइंट लिख दिया ये वाला। नहीं सर। आगे चले? लिख दिया? नहीं लिखा अभी तक है, 3 तो लाइन है यार है। सर लिख ली। तो मैंने कंप्लीट यू शुड से यस लिख दिया सारा। चलिए अगला लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रेट्स। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स। तो यहां पर भी क्या है, नाइट्रेट में भी हम देखेंगे सेम टाइप ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट डे ग्रुप 1 नाइट्रेट, दैट इज अल्कली मेटल नाइट्रेट्स। इसमें हमारा आता है लिथियम नाइट्रेट। क्या देगा हीट करने पर? कैन यू गेस? केवल पहला कंपाउंड डिफरेंट, ये देगा आपको Li2 प्लस 2NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। यहां पे कहते हैं NaNO2 प्लस हाफ O2 गैस। यहां पे आपको देगा KNO2 प्लस हाफ O2 गैस। रिमेनिंग कंपाउंड डिकम्पोज सिमिलरली। बाइवेलेंट में क्या होता है? They also decompose similarly. If I suppose right here beryllium nitrate, magnesium nitrate, calcium nitrate, barium nitrate, zinc nitrate, lead nitrate, copper nitrate decompose similarly. यहां पे देगा NO2 गैस और O2 गैस प्लस ऑक्साइड्स। यहाँ पे दो कंपाउंड डिफरेंट थे पहले वाले, फिर देखो AgNO3 ऑन हीटिंग इट गिव Ag प्लस NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। मर्करी नाइट्रेट ऑल्सो डिकम्पोज सिमिलरली। रीजन सेम है,
Metals are unreactive, so can remain in free state. सर ये AgNO और मर्क्यूरी का वही सेम रीजन Same reasons है. They are unreactive metals, free. They can remain in free state. Therefore, compound decompose to be free metals. लिख दिया? नहीं सर 1 मिनट ओके ओके, टेक योर टाइम. राइट करेक्टली, जल्दबाजी नहीं करना. ये सब रिएक्शन आपको 12वीं का AG और Ag हम लोग अल्कली के अंडर ही लिखे या फिर नहीं. अरे नहीं भाई, अलग है. लाइन खींच दिया ना मैंने, मतलब एक अल्कली तो खत्म हो गया, ये अलग सेपरेट लिखा है इनको है. ओके दे आर नॉट अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल आपके सोडियम, लिथियम, ये नाम आपको याद है कि नहीं मेटल के? कौन से मेटल अल्कली है, कौन से ग्रुप 1 2 3 एलिमेंट्स हाँ हैं? सर उसके ट्रिक भी होती है याद करने की. अगर वैसे आपको मैं बता दूंगा ट्रिक भी उसके याद करने की. इन पीरियोडिक टेबल ऑफ ऑलमोस्ट टू मेमोराइज ऑल द एलिमेंट्स. सर हाँ जी. सर ये कौन सा चैप्टर है? ये तो मोल कॉन्सेप्ट का नहीं है. अरे यार, मैं मोल में पढ़ा रहा हूँ. रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन सब पूछेंगे, मोल में ही पूछेंगे. फिर कहो सब रिएक्शन नहीं आती हमको है, तो इसलिए आपको रिएक्शन दिखा रहा हूँ. सब रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हैं. अभी बताऊंगा मोल में कैसे यूज करते हैं. बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है इनमें, मोल कंसेप्ट में ही है. आपका चैप्टर बेसिक कंसेप्ट है, एनसीईआरटी में नहीं है. आई एम टेलिंग ऑलरेडी कि एनसीईआरटी में नहीं है. ये सब इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं आपके मोल कंसेप्ट में है. अगर आपको रिएक्शंस के स्टोइकियोमेट्री जब थोड़ा पढ़ते हैं हम एंट्रेंस के लिए, स्पेशली जेईई मेन के लिए और इवन नीट के लिए भी या एडवांस के लिए, तो वहां पे जब तक रिएक्शन का नॉलेज नहीं होता है आपके क्वेश्चन हो ही नहीं पाते हैं. फिर आपको सब रिएक्शन कहाँ से ढूंढें? तो मेरा काम है आपको रिएक्शन पहले बता देना कि ये कॉमन रिएक्शंस हैं. थोड़ा इनको ध्यान रखें क्वेश्चन करने के टाइम पे, तो इनकी हेल्प से क्वेश्चन करना आपके लिए ईजी रहेगा. तो ये थोड़ा सा आपको मैं बैकअप दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको जो हेल्प करेगा क्वेश्चन करने के लिए. ठीक है, घबराओ मत इसमें कि कहाँ से नहीं दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है. ये प्रैक्टिस करोगे सब आपको जो डीपीपी दिया ना 2 उसमें भी ये रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी. इसलिए मैं आपको पहले से थोड़ा रिएक्शन दे रहा हूँ. थोड़ा क्वेश्चन कराऊंगा भी क्लास में कैसे इसको अप्लाई करना है. ओके सर. घबराओ नहीं. थोड़ा सा देखो, एंट्रेंस जब पढ़ते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ता है. खाली एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ेंगे ना आप लोग. पढ़ने आ रहे हैं आप लोग इस बैच में तो एटलीस्ट ये बैच तो आपका बेसिकली थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना इस बैच में. जेईई मेन फिर थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे धीरे से. इवन जो बच्चे मेडिकल वाले भी अगर आप चाहते हैं एकदम अच्छा मार्क्स लेके आए, 170 केमिस्ट्री में टारगेट सोचते हो 180 में से, तो कम से कम आपको केमिस्ट्री जेईई मेन प्लस पढ़ना ही चाहिए. इस साल जो बच्ची आई थी लास्ट ईयर जो आपका जेईई नीट में, आउट ऑफ 720 से सिक्योर्ड केमिस्ट्री 720 मार्क्स. ही वाज गोइंग फिजिक्स इरोडोप. मैं सोच लीजिए आप जो टॉप बुक बच्चे जो आईआईटी वाले डरते हैं, शी हैज डन दैट बुक ऑलमोस्ट. इरोडोप फिर फिजिक्स. केमिस्ट्री में भी जो आपके टॉप बुक्स होती हैं लगाई थी उसने आईआईटी वाली सारी. एमएस चौहान ऑर्गेनिक का आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एन अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री का. मतलब सब ये खाली क्वेश्चंस के लिए होते हैं, एडवांस के लिए होते हैं. तो घबराओ मत, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने के तैयार रहो. और ये भी मत कभी सोचो कि पता नहीं एग्जाम क्या होना है. एग्जाम तो होगा ही, अभी नहीं होगा बाद में होगा, होना ही है. जो बच्चे पढ़ते रहेंगे वो अपना अच्छा कर लेंगे. एक मैंने अच्छी सी कहानी देखी थी, आपने कहानी सुनी भी होगी यूट्यूब पे या काफी जगह पे आ रही है आजकल, है कि बच्चे क्यों पढ़े. ओके, आई टेक ब्रेक फॉर 2 मिनट्स. ये कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को मैं. छोटी सी कहानी है, बहुत टाइम नहीं जाएगा कहानी के अंदर. कहानी ये थी कि एक बार जो बारिश के देवता होते हैं इंद्र देवता, उन्हें एक बार गुस्सा आ गया किसानों के ऊपर.
और उन्होंने बोला कि अब हम इस पृथ्वी के ऊपर 12 साल तक पानी की बारिश नहीं करेंगे। तो किसान बेचारे घबरा गए कि बोला कि बारिश नहीं करेंगे किसान, मतलब बारिश के नाम कैसे, हम कुछ खेती नहीं कर पाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, मर जाएंगे, ऐसे तो हम लोग हैं। तो वो गए भगवान शंकर जी के पास कि भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि आप जो है बारिश के लिए कहो इनसे, इंद्र भगवान से। इंद्र ने पहली बात कर ली भगवान शंकर से जाके और बोला कि मैं ये कहूंगा किसानों से कि जब तक शंकर जी अपना डमरू नहीं बजाएंगे तब तक बारिश नहीं हो पाएगी। और आपको किसान बोलेंगे डमरू बजाने के लिए, तो आप डमरू बजाइएगा, फिर आपकी बात भी रह जाएगी और हमारी बात भी रह जाएगी इसमें। तो किसान पहुंचे शंकर जी के पास। हाँ, इंद्र ने उनसे एक बात और कही थी, कंडीशन दी थी कि अगर भगवान शंकर जी अपना डमरू बजा देंगे तो बारिश हो जाएगी। तो किसान पहुंचे शंकर जी भगवान के पास है, उनसे प्रार्थना की कि भगवान जी बारिश नहीं होगी, हम मर जाएंगे, कुछ खाने को नहीं मिलेगा और ये होगा। तो भगवान शंकर ने बोला कोई बात नहीं, मैं फिलहाल तो मैंने प्रण ले लिया है कि मैं 12 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा। और बेचारे किसान दुखी को चले गए, अपने घर चले गए। सब किसानों ने होप छोड़ दी कि क्यों खेती करनी, जब बारिश ही नहीं होगी तो हम खेत में बीज डालेंगे, वो उसमें भी कुछ होगा नहीं, पैदा नहीं कुछ होने वाला है, सब बेकार हो जाएगी, जितनी हम मेहनत करेंगे वो खराब हो जाएगी। लेकिन एक किसान ऐसा था, होपफुल था, उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं अपनी खेती का जो धंधा है छोड़ूंगा नहीं। अपना रोज खेत में जाए बैल को लेके और अपना पूरी मेहनत करे, उसमें खेत में जाके रोज अपना पूरा प्रैक्टिस करे, खेत में जाके खेत को उगाड़े, फिर बीज भी डाले। उसमें कुछ होना ही नहीं था, उसमें बारिश ही नहीं हुई तो खेत में क्या बीज उगेंगे, कुछ नहीं। एक बार किया, 1 साल चला गया पूरा ऐसे ही, सेकंड ईयर भी चला गया। तो ऊपर से पार्वती जो देवी थी शंकर भगवान जी की, वो देख रही थी, उन्होंने किसान है ये अजीब पागल है, और लोग भी इसको देखते हंसते थे किसान को देख के कि पागल है, पूरा खेती खराब कर रहा है, अपना जो बीज है वो भी बिगाड़ कर रहा है, बारिश तो होगी नहीं। लेकिन पार्वती जी गई उस पास अपना रूप चेंज करके और पूछा, कहा कि तुम तो जानते हो कि हाँ 12 साल तो बारिश नहीं होगी, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो। तो किसान ने बोला कि बारिश तो नहीं होगी, ठीक है अभी नहीं होगी, 8 साल 10 साल और नहीं होगी, लेकिन बारिश तो होगी ना 12 साल के बाद है। लेकिन तब तक अगर मैं कुछ भी मेहनत नहीं करूंगा तो ये मेरी मेहनत की हैबिट है, जो मैंने आर्ट सीखी है, खेती करने की आर्ट सीखी है, खेत कैसे जोतते हैं, कैसे गुड़ाई करते हैं, कैसे सब करते हैं, कैसे बीज डालते हैं, ये सब भूल जाऊंगा मैं। और अगर मैं भूल जाऊंगा तो फिर जब बारिश होगी 12 साल के बाद है तो भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा उसके बाद। तो अगर बारिश होगी कोई फायदा कुछ नहीं हो पाएगा उसका। ये देख के तो पार्वती जी चिंता में पड़ गई, उन्होंने सही बात कह रहा है किसान कि अगर ये 12 साल तक कुछ करेगा नहीं तो ये तो सब भूल जाएगा अपने किसान की जो आर्ट है। वो भी कहीं शंकर जी के पास बोला कि भगवान जी आप कहीं 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे तो आप अपने डमरू बजाने की कला ना भूल जाए कहीं पे। ये सुनकर शंकर जी सोच में पड़ गए, उन्होंने कहा सही तो कह रहा है, अगर मैं बजाऊंगा नहीं 12 साल तक अपना डमरू तो कोई ऐसा ना भूल जाऊं अपने डमरू बजाने की जो कला है, आर्ट है। तो उन्होंने देखा चेक करके बजता है कि नहीं बजता है, तो उन्होंने डमरू उठाया और अपना बजाना शुरू कर दिया। डमरू उठा के बजाया तो बज गए डमरू, और डमरू बज गए तो बारिश होना शुरू हुई। जब बारिश हो गई, जो उसका जो कंडीशन थी वो कंडीशन फुलफिल हो गई कि हाँ डमरू बजाएंगे शंकर जी तो बारिश होगी। और जब बारिश हो गई तो वही किसान जिसने खेती कर रखी थी थोड़ी सी पहले से सीख रखा था, उसके खेत में बीज हो गए आराम से और उसकी फसल भी अच्छी हो गई। बाकी किसानों ने कुछ किया ही नहीं था तो उनका कुछ हुआ ही नहीं उसमें। तो कहने का मीनिंग क्या है कि आप लोग भी पढ़ाई की हैबिट है ना, उसको छोड़िए मत। मेरा आई थिंक इंटेंशन आप समझ गए होंगे, तो पढ़ाई की हैबिट है, मैं सोचिए कि पता नहीं एग्जाम क्या होगा। बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट की वो दे आर डिस्करेज, मतलब कि सर पता नहीं क्या होगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा नेक्स्ट ईयर भी। अरे होगा तो ठीक है, नहीं हो तो भी आपको अपनी पढ़ाई की हैबिट तो छोड़नी नहीं है, सिंपल चीज है। जब पढ़ोगे एंट्रेंस होगा तो जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे दे विल बी कमिंग इन द टॉप लिस्ट इजीली कंपेयर टू दो जो बच्चे बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं बच्चे। तो ये पढ़ाई की भी एक हैबिट मान लो इसको है, मेक इट ए हैबिट एंड मेक इट रेगुलर हैबिट कि हम डेली पढ़ेंगे अपना जो भी है। देखो कंडीशन तो हमेशा कोरोना की भी ऐसी रहेगी नहीं कि कोरोना ही बड़ा हमेशा बना रहेगा, इसका भी वैक्सीनेशन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप हो रही लोगों के अंदर है। कुछ लोग हाँ कुछ नेगेटिव लोग देखते हैं, डेफिनेटली थोड़ा डिस्करेजिंग भी है, डिप्रेसिंग भी है, बट फिर भी हमेशा पॉजिटिव रखना अपने अप्रोच को है और अपना काम करते रहो। आपका काम पढ़ाई का है, करते रहो उसको, रेगुलर पढ़ते रहो उसको है। आई थिंक मेरा इंटेंशन और मैसेज क्लियर आपको पहुंच गया होगा कि पढ़ाई आपकी हैबिट में आनी ही चाहिए। एग्जाम तो अभी नहीं, तो आपका तो एग्जाम 2 साल बाद वैसे भी है, इस साल भी जेईई मेन तो हो चुका है, ग्राउंड है, देखो थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन फिर भी जो भी होना है, लेकिन अपना जो काम आपका है उसको मत छोड़िएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो वो भी काम ही आएगा आपको है। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने से बहुत ज्यादा काम आपको आने वाला है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन हमें उनको देखना नहीं है, हमें देखना है कुछ परसेंटेज बच्चे जो सीरियसली है
सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं उनको देखना है आपको। चलिए, ये आई थिंक आपने लिख लिया हुआ पॉइंट पूरा। अरे लिखा कि नहीं लिखा, कहाँ खो गए बच्चे लोग? आप थोड़ी सी रिएक्शन और लिख लेते हैं, 5-6 रिएक्शंस, फिर हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे इन पॉइंट्स के ऊपर। मैं आपको 2 सीट भेजूंगा असाइनमेंट का, मतलब 2 सीट जो है डीपीपी और डीपीटी हम भेजेंगे, आप उनको और प्रैक्टिस करेंगे घर में। एक तो आपको ऑलरेडी गया हुआ है, अगर नहीं किया तो फिनिश करो उसको है, और काम करो, ये नहीं कि नहीं करना है क्वेश्चन से। डाउट होगा यू कैन सेंड इन ग्रुप डाउट डायरेक्टली, वी कैन सॉल्व देयर आल्सो। तो अगला हमारा जो पॉइंट है हीट का, हीट पे एक काफी कॉमन क्वेश्चन आता है पोटेशियम क्लोराइड का, ऑन हीटिंग ऑफ KClO3, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इट इज KCl प्लस O2 गैस, काफी कॉमन क्वेश्चन आता है। हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूं आपको, रिएक्शंस है। इट गिव N2O, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, है लाफिंग गैस, N2O प्लस 2H2O। हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, इट गिव N2 गैस। हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, ये सब कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं जीटी के लिए। Fe2O3 बनता है प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है। हीटिंग ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO प्लस CO2। हीटिंग ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, इसका मतलब ऑक्जेलिक एसिड H2O प्लस CO प्लस CO2, सभी वेपर फेस में आते हैं। इनमें ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, हीटिंग बेस्ड क्वेश्चंस ऑन गिविंग ऑन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसके लिए। लिख दिया? नहीं सर। ओके सर व्हाट इज CaC2O? कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसका नाम था कैल्शियम ऑक्जेलेट। लिख दिया? और सर ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं जो फर्स्ट टू है? जनरल कैटेगरी लिख दिया इसमें। इनमें पहला हमारा एक रिएक्शन स्पेशल है, देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब सर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं आना, आपने ऐसे ही लिख दिया। ऐसे हाँ, कुछ कॉमन है एक्चुअली। तो इन्होंने क्वेश्चन आया था कि विच कैन गिव N2 गैस, तो इसमें यहाँ पे मिलता है N2 गैस इन अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्रेट में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, तो दिस गिव N2O गैस। बट यहाँ पे पहला क्वेश्चन में मोल में क्वेश्चन पूछ लेता है, बाकी जनरल इंफॉर्मेशन है। एक्चुअली पूरी इनऑर्गेनिक तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगर पूरी इनऑर्गेनिक की मैं रिएक्शन दिखाऊंगा यहाँ पे, तो इसलिए सारा लिखा नहीं रहा हूँ। जो यहाँ पर की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है मैंने आपको लिखा दिए, थोड़ा उनको यूज करना आपको थोड़ा आना चाहिए। कैसे उसे यूज करते हैं आई विल एक्सप्लेन थ्रू सम क्वेश्चंस। तो लेट अस टेक सम क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। शैल वी स्टार्ट क्वेश्चन? चलिए, आपको पहला क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूं मैं। a 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, या 2 है, 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट gave shows a weight loss of 0.124 gram on
strong heating, then find the percentage of sodium carbonate by weight in original mixture. सोडियम है एटॉमिक मास 23, आई होप इट इज नोन टू यू. कार्बन का 12, O का 16 आर द रिक्वायर्ड एलिमेंट एटॉमिक मासेस. If question is less visible, I am sending photograph of the question. Try करना है अपने आप इस क्वेश्चन को. Yes, sir. Okay. Sir, 1.838 grams of Na2CO3. No. ना देखो इसमें करना क्या है आपको. पहले दो कंपाउंड्स हैं, राइट फॉर देम सेपरेट रिएक्शंस. इसमें एक का तो रिएक्शन होगा नहीं सोडियम कार्बोनेट का, बट आपको लिखना पड़ेगा फिर भी. ऑन हीटिंग Na2CO3 कभी भी आपको रिएक्शन इकट्ठा नहीं लिखना है. राइट फॉर टू कंपाउंड सेपरेट रिएक्शंस. क्या होगा इसमें? नो रिएक्शन पहले केस में. अगर इसका जब रिएक्शन होगा ही नहीं तो इसका मास डायरेक्ट हमारे निकाल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. हम इनडायरेक्ट निकालेंगे किससे? थ्रू सेकेंड रिएक्शन है हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. क्या देगा हीट करने पर? Na2CO3 प्लस CO2 गैस एंड वाटर वेपर. क्या बनेगा हीट करने पर? CO2 गैस एंड वाटर वेपर देगा इसमें हीट करने पर. अब इसको यूज करना है. इस क्वेश्चन में हीट जो वेट लॉस होता है केवल एक कंपाउंड से होगा, और वो कंपाउंड कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट.
सो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम इसमें मास निकालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का, जितना बचेगा वो होगा मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा एम होगा इसमें कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे निकालेंगे, इस रिएक्शन की हेल्प से, इस रिएक्शन की हेल्प से हम निकालेंगे इसका मास। कैसे निकालोगे, देखो मोलर मास दिया है 2 into what is molar weight of NaHCO3 84, that is 168 ग्राम। CO2 देखो यहाँ पे हीट होना पड़ता है टू टेम्परेचर ऑफ अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस, ये इंफॉर्मेशन जस्ट है, नहीं भी जस्ट रखो हाई टेम्परेचर। CO2 गैस होगा, वाटर मिलेगा वेपर फेज में, तो कितना होगा CO2 का मास 44 ग्राम और वाटर का मास 18 ग्राम। हाँ जी क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट इज 106 ग्राम। हाँ उसका मोलर मास है, उसका हमें चाहिए नहीं, हमें तो केवल हम यहाँ पर वेट लॉस को लिंक करेंगे विद द वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ इसका तो बनेगा 106 ग्राम मोलर मास है इस कंपाउंड का, लेकिन हमको लिंक करना है इसमें वेट लॉस को विद द वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। कर लीजिए कैसे करेंगे, देखो इफ वेट लॉस इज 62 ग्राम देन व्हाट इज सोडियम बाइकार्बोनेट 168 ग्राम। 0.8% अदर कितना? सर 83.8। 83.2 आ जाएगा, यस 83.2। अच्छा तो अगर आपका वेट लॉस दिया है 62 ग्राम देन वी हैव वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट 168 ग्राम, है ना, इस रिएक्शन को लिंक किया। अब हमको दिया है वेट लॉस 0.124 ग्राम, तो कितना आएगा वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट 168 बाई 62 इंटू 0.124, ये अच्छा नंबर है, फिर डिवाइड बाई 1000 तो ये आपका 2 हो जाएगा। 2 का मीनिंग 2 इंटू दिस करने से 0.336 ग्राम, ये होगा वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो बचेगा वो होगा वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये 2 ग्राम था टोटल वेट मिक्सचर का, तो 2 माइनस कर दोगे 0.336, ये होगा 1.664 ग्राम, ये होगा वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन मिक्सचर ओरिजिनल। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसका वेट 1.6684 बाई 2 इंटू 100, ये आपका देगा 3.2% is the answer of this question. Got it? तो जो टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस वो आपने अज्यूम किया है या फिर नहीं, ये एक्चुअली हाई लिखा है, इसका मीनिंग होता है कि इस पे जाके ये डिकम्पोज होता है पूरे तरह से। आपको नहीं भी याद रहे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट लिखा है हाई टेम्परेचर मतलब हीट करेंगे इसको है, और स्ट्रॉन्ग हीट में वही होगा। हाँ एक ही मीनिंग होता है, उसमें क्या होता है वाटर भी वेपर फेज में चला जाता है। व्हेन टेम्परेचर विल एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस तो वाटर कहाँ पे जाएगा, वेपर फेज में। लिख दिया? नो सर। ओके लिखा पूरा?
सर। समझ में आया कि कुछ नहीं ये लगाया? आर यू क्लियर और नॉट? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द weight of residue obtained on strong heating of 2.76 gram of silver carbonate. Given silver has atomic weight 108, कार्बन का तो 12 होता ही है, and the required element atomic masses. Find the weight of residue obtained on strong heating of 2.76 gram of silver carbonate. सर 2.16। Yes, 2.16 is correct. Very good. यहाँ पे आप रिएक्शन होगा ठीक से क्या? हीटिंग ऑफ, चलो बाकी बच्चे निकालो. I want all should get the answer for this question. चलिए यहाँ पे जो पहले रिएक्शन हो गए Ag2CO3 का 2 सिल्वर CO2 गैस एंड O2 गैस. मतलब ये तो इन रेजिड्यू वी हैव ओनली सिल्वर मेटल, रेजिड्यू वी हैव ओनली मेटेलिक सिल्वर, और कुछ नहीं बचेगा. CO2 गैस O2 गैस बाहर निकल जाएगा. तो कितना इसका वेट है? सिल्वर कार्बोनेट का मोलर वेट 276 ग्राम पर मोल आएगा. मोलर वेट आप चेक कर लीजिए. 2 into 108 plus 12 plus 48 will be 276. कितना वेट आएगा? 2 into 108 that is 216 ग्राम. अगर इसका वेट है देन 2.76 ग्राम तो कितना वेट होगा? कहानी खत्म. समझ में आया? यहाँ पे बस रिएक्शन का खेल होता है. अगर आप रिएक्शन ठीक से, ये क्वेश्चन जेई में आया क्वेश्चन है, आईआईटी जेई का क्वेश्चन नहीं वाला है, मेडिकल में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ सेम क्वेश्चन है. सर आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, ये आपको रिएक्शन लिखना है. पहले आपको CO2 गैस O2 गैस तो बाहर निकल जाएगा. तो इसका मोलर वेट कितना है? आपने यूज किया एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल लिया. इसका कितना मोलर वेट देगा? सिल्वर का 108 था, 2 मोल से तो 2 into 108. अगर इसका वेट 2.276 ग्राम है तो कितना होगा रेजिड्यू? 216 ग्राम. क्वेश्चन में दिया है 2.76, तो ये कितना होगा? 2.16. मतलब 100 से डिवाइड होगा. हाँ यार कैसे कर लो, या तो लैंग्वेज लिख के कर लीजिए कि 276 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट गिव रेजिड्यू 216 ग्राम, देन 1 ग्राम गिव दिस, देन दिस मच गिव दिस. या डायरेक्ट देख लो ऑब्जर्वेशन से ही, पॉइंट लगा दिया, बस कहानी खत्म है इसमें. अरे क्लियर और नॉट? यस सर. चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है. Find the weight of potassium chlorate that gave 6.72 liter of O2 gas at STP. आपको दिया STP का मीनिंग प्रेशर 180 एंड टेम्परेचर 273 ले लीजिए. 6.72 liter of O2 at STP on strong heating.
रिक्वायर्ड एलिमेंट एटॉमिक मास पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन 16 आर द रिक्वायर्ड एलिमेंट एटॉमिक मासेस. हो गया आंसर? सर 36.75. 36.75 ग्राम. ओके. आई थिंक डिफरेंस आएगा आंसर में. नो आई थिंक वो देखो इसमें करना क्या है, आपको पहले रिएक्शन लिखना है. KClO3 का रिएक्शन ऑलरेडी गिवन यू सम टाइम बैक. ऑन हीटिंग ऑफ KClO3 क्या देगा? KCl प्लस 3/2 O2 देगा, है ना. यहाँ पर हमें इसका मोल्स पता है. यस. 102.9 ग्राम. हाउ मच? 102.9. 102.9 नहीं बच्चा, ये भी नहीं हो पाएगा. सर हाँ. सर 245 ग्राम. थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया. एनीबडी एल्स? इसका आंसर है 24.5 ग्राम. 245 नहीं, 24.5. पॉइंट मिस कर दिया. देखो चलो बहुत आंसर, दैट इज लॉट डिफरेंस. करना कैसे इस क्वेश्चन को है, इसको हम लिंक कर लेते हैं. देखो यहाँ पर एक तो डायरेक्ट तरीका लिंक करने का. कैसे करोगे? इसका मोलर वेट है 1, कितना इसका आएगा मोलर वेट? 122.5. यस. अगर इतना वेट हुआ तो कितना हमारा O2 गैस बनता है? 3/2 इनटू कर देंगे 22.4 लीटर्स. इन कंडीशंस पे ये हुआ 33.6 लीटर्स, है ना. अब इसको डायरेक्ट लिंक कर लो इसके मास से कि 33.6 लीटर ऑफ O2 गैस कम फ्रॉम हाउ मच KClO3? 122.5 ग्राम. यहाँ पे कितना है? 6.72 लीटर्स है. एनटीपी तो मींस एसटीपी ऑलरेडी मेंशन हो गया इसमें साथ में. कितने से आएगा? 122.5 अपॉन 33.6
इंटू 6.72। अगर आप पॉइंट्स को हटाते हैं कितना आएगा 122.5, पॉइंट हटा दिया तो 336 हो जाएगा 6.72, मतलब यहाँ पे हटाओ पॉइंट तो यहाँ पे 100। अब सॉल्व करो इसको, यहाँ पे काफी इजी कैलकुलेशन है। ये आपका आएगा डबल है इसका, तो 2 कंसिडर रहेगा इसमें। अगर आप पॉइंट को घटाते हैं यहाँ पे आएगा 12.25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24.5 ग्राम will be answer of this question. Got it? Are you clear? सर थोड़ा और एक बार समझाइए सर, ठीक से समझ नहीं आया। ओके, दोबारा समझ लीजिए। हमें ये रिएक्शन यूज करना है। ये आपको रिएक्शन मैंने लिखाई थी कुछ देर पहले, अभी है कि नहीं? Yes, sir. अब इसमें क्या है, देखो इसका अगर हम लिखते हैं 1 मोल या मास ले लो, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम लिंक करना है। हमें O2 गैस का वॉल्यूम को लिंक करना है विद द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। तो हमने एक का मास ले लिया, इसका वॉल्यूम ले लिया एसटीपी कंडीशंस पे। तो यहाँ पे क्या है 3/2 मोल्स है। अगर 1 मोल होता, कोई भी गैस 1 मोल लेते हैं, एट एसटीपी कंडीशंस कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। यहाँ पे मोल्स कितने हैं 3/2 मोल्स होगा, है ना, 1.5 मोल्स। तो 3/2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 3/2 इंटू 22.4 करने से कितना आता है, दैट इज कैलकुलेशन पार्ट 33.6 लीटर। ये फर्स्ट लाइन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अब इसको लिंक करना है खाली 33.6 लीटर ऑफ O2 गैस एट एसटीपी। इट कम फ्रॉम हाउ मच पोटेशियम क्लोरेट 122.5 ग्राम। 33.6 लीटर ऑफ O2 gas at STP come from how much potassium chlorate 122.5 ग्राम। यहाँ पे कितना दिया है क्वेश्चन हमको CO2 O2 का वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 6.72 लीटर्स। दिस मच वॉल्यूम कम फ्रॉम हाउ मच पोटेशियम क्लोरेट, तो 122.5 by 33.6 into 6.72। Yes, sir, समझ में आ गया। अब खाली कैलकुलेशन, समझ में आ गया। हाँ खाली कैलकुलेशन करना आपको है। ऑन कैलकुलेटिंग आपका मास आ जाएगा 24.5 ग्राम। Got it? Yes, sir. सारण्या कहाँ गलती हुआ था? सर गलती कहाँ पे किया था? सर मैं डिवाइड करते वक्त एक पॉइंट भूल गई थी। हाँ वही, खैर ध्यान रखो, आगे से कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच आप लोग अच्छा कर रहे हो, बढ़िया है। आई वॉन्ट ऑल शुड पार्टिसिपेट, सब बच्चे। गलत देखो सिंपल चीज है, या तो ठीक होगा, आई एम ऑलवेज सेइंग कि ठीक हो तो बल्ले बल्ले, मतलब खुश रहो। क्या गलत हो जाएगा तो दोबारा ठीक करोगे उसको, और क्या है, इफ समथिंग इज रॉन्ग अगेन ट्राई। ये ट्राई करने से ही इंप्रूव होंगी चीजें सभी। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे। A mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate shows 50% weight loss on strong heating. Then find the percentage composition of the mixture. Percentage composition by weight of the mixture. आपको जो एलिमेंट दिए हैं उनका दिया है एटॉमिक मास 24 फॉर मैग्नीशियम, 40 फॉर कैल्शियम, कार्बन का 12 होता है, O का 16 होता है। ये रिक्वायर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस हैं। Will you try this question yourself? Yes, sir. Okay. Write reaction separately. ये आपको ध्यान रखना हमेशा है, कभी भी इकट्ठा रिएक्शन लिखना नहीं है दो कंपाउंड्स का।
सर 25% and 75%. इट इज 28 एंड 72 आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर दो कंपाउंड है, दोनों का रिएक्शन होगा इसमें, ठीक है ना, और दोनों का सेपरेट रिएक्शन होगा. क्या होगा सेपरेट रिएक्शन? राइट सेपरेट रिएक्शन. पहला रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का ऑन हीटिंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. सेकंड है MgCO3 का रिएक्शन होगा MgO प्लस CO2. नेवर राइट रिएक्शन टुगेदर. Don't write के CaCO. Don't write CaCO. 71.6 and 28.4. Yes, that is 6 and 28.4. yes, that is correct answer. Very good. Trishit ना? Yes, very good. तो इसमें दोनों कंपाउंड का रिएक्शन हुआ. राइट फॉर देम सेपरेट रिएक्शन. कभी भी इकट्ठा रिएक्शन नहीं लिखना है. डोंट राइट कि CaCO3 प्लस MgCO3 गिव CaO प्लस MgO प्लस 2CO2. इकट्ठा रिएक्शन कभी नहीं लिखना आपको है. दो कंपाउंड होते हैं, दोनों का रिएक्शन होगा. राइट फॉर देम फर्स्ट सेपरेट रिएक्शंस. एक बार दोनों का रिएक्शन जब सेपरेट लिख लोगे देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन. ओके. अब इसमें हमें दोनों का वेट तो दिया ही नहीं है, खाली लिखा है मिक्सचर दिया है और निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन. यहाँ पे खाली मिक्सचर दिया है और निकालना है मिक्सचर का परसेंटेज कंपोजिशन. तो क्या करेंगे आप? ऐसे केस में करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि द टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर वी कैन टेक इक्वल टू 100 ग्राम. क्योंकि जो टोटल वेट लेंगे 100 ग्राम, उसमें जितना वेट आएगा वही होगा परसेंटेज. तो आप इसमें क्या ले लेंगे? अज्यूम कर लेंगे द टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर टू बी टेकन एज 100 ग्राम. ये आपके लिए फ्रीडम है, क्योंकि जब टोटल वेट ही आपका 100 ग्राम हो जाएगा तो जिसमें जितना वेट है वही होगा परसेंटेज. तो इसका मान लो ले लिया हमने x ग्राम, इसका हो जाएगा रिमेनिंग 100 माइनस x ग्राम. जो ग्राम निकालोगे दैट इज डायरेक्टली परसेंटेज आल्सो. अब आते हैं रिएक्शन को देखते हुए. इसका मोलर वेट है CaCO3 का 100 ग्राम. ये कितना वेट लॉस करेगा CO2 गैस का? 44 ग्राम. तो x ग्राम से कितना लॉस होगा वेट का? 44/100 इंटू x ग्राम. यहाँ पे इसका वेट है मोलर वेट 84 ग्राम. कितना वेट लॉस करेगा? 44 ग्राम. यहाँ भी सेम है ना, मोलर वेट से निकाला. तो यहाँ पे है 100 माइनस x ग्राम में कितना लॉस होगा? 44/84 इंटू 100 माइनस x कर दोगे. अब ये दोनों वेट को ऐड कर लेते हैं. व्हाट इज टोटल वेट लॉस? दोनों ऐड कर लीजिए. 44/100x प्लस 44/84 इंटू 100 माइनस x कर दोगे ऑन सॉल्विंग. और ये कितना होगा? दैट इज 50 ग्राम. 50 ग्राम क्यों लिखा है? मिक्सचर सो वेट लॉस ऑफ 50 ग्राम 50%. कि अगर हमारा टोटल वेट था मिक्सचर का 100 ग्राम, उसमें से 50 ग्राम का वेट लॉस होगा. दोनों रिएक्शन में जब वेट लॉस को ऐड किया तो अगर टोटल वेट था मिक्सचर का 100 ग्राम तो वेट लॉस होगा 50 ग्राम. दोनों को ऐड कर लिया वेट को, दैट इज 50 ग्राम. यहाँ पे अननोन केवल एक होगा, उसको आप निकाल सकते हैं. तो क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाई मास डायरेक्टली होगा इक्वल टू x. कितना है x का वैल्यू? कितना था इसका x का वैल्यू? सर 28.4. 28.4. ओके. ये आपका जाएगा 70. ये आपका जाएगा 100 माइनस x 72.6%. That is the correct answer of this question.
71.59 मतलब 71.6 आ रहा है सॉरी नेक्स्ट वाला 17.6 होगा, मतलब ठीक है, वो उसी के करस्पॉन्डिंग मतलब दोनों कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के 50% वेट लॉस होता है। हाँ, क्योंकि खाली CO2 लॉस में जाएगा ना वेट लॉस में, और तो किसी का वेट लॉस होगा नहीं इस रिएक्शन में। ओनली वन कंपाउंड कैन डिकम्पोज एंड वन कंपाउंड इज लॉस। CO2 ये तो ऑक्साइड्स हैं, सॉलिड होते हैं, तो जो वेट लॉस आपको मिलेगा देखने को वो किसका हुआ, केवल CO2 इसका हुआ वेट लॉस में, दोनों वेट को मिला के। एक्चुअली इसमें करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे परसेंटेज तो दिया है आपका, मिक्सचर का दिया नहीं है और वेट भी नहीं दिया मिक्सचर का, तो आपके लिए फ्रीडम होता है कि यू कैन टेक द टोटल वेट ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 100 ग्राम एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस। गॉट इट? और सर आपने दोनों का कंबाइन करके 100 कैसे लिया है? अरे यार, हमें क्वेश्चन दिया है कितना परसेंट वेट है दोनों का मिक्सचर का मिला के, बताओ। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर 50% वेट लॉस दिया है। हाँ 50% वेट लॉस दिया है, तो आपको कुछ तो वेट को अज्यूम करना पड़ेगा ना, कितना वेट लेंगे, और निकालना क्या हमको है, हमें निकालना है परसेंटेज निकालना है। तो सिंपल तरीका है ना, अगर हमको परसेंटेज ही निकालना है तो हम मिक्सर का वेट लेंगे 100 ग्राम, उससे वेट लॉस भी होगा 50 ग्राम आराम से हमारे पास है। नहीं तो हम कुछ और लेंगे, फिर अज्यूम कर लेंगे x पर हमने ग्राम ले लिया मिक्सर का वेट, उसमें y ग्राम इसका वेट है, रिमेनिंग z ग्राम इसका वेट होगा। वी विल हैव सो मेनी इक्वेशंस। ऐसे करने से बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर आपको मिक्सर का वेट दिया ही नहीं है और आपको निकालना है मिक्सर में परसेंटेज निकालना है, तो सिंपल तरीका है, आप मिक्सर का वेट ले लो स्ट्रेट पे 100 ग्राम, हम टोटल वेट ही ले लेंगे मिक्सर का 100 ग्राम ऐसे क्वेश्चन के लिए। नहीं समझ में आया? हाँ सर समझ गया। ठीक है ना, तो ये हम क्वेश्चन हुए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके और भी, जो आपका डीपीपी आपको मिलेगा एक, आज आपको आप 2 डीपीपी मिलेंगे। एक मिलेगा परसेंटेज वाले जो फॉर्मूलास पे था, परसेंटेज कंपोजिशन यूजिंग दैट डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एक है कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग एजेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट बेस्ड क्वेश्चंस। तो 2 डीपीपी आपको भेज रहा हूं मैं, इनको आप करके रखेंगे बिफोर नेक्स्ट क्लास। नाउ नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सैटरडे, कमिंग सैटरडे। और कोई डाउट अगर पड़ता है तो यू कैन सेंड द डाउट इन ग्रुप डायरेक्टली एंड वी कैन डिस्कस देयर आल्सो डायरेक्टली। अदरवाइज तो हम आपको टाइम दे रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरा टाइम मिल रहा है 4-5 दिन का, उसमें आपका 2 सेट होगा क्वेश्चन, दे विल हैव अराउंड 50 क्वेश्चंस मिला के, 50 क्वेश्चंस करने आपको हैं बिफोर नेक्स्ट क्लास। ज़्यादा नहीं है, कम ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है।